हमारा लास्ट लेक्चर था कि क्लोरो समीकरण में समान्वयन वाले अवकल समीकरण की हमें अवकल समीकरण दी हुई थी। हमने उसमें प्रतिस्थापन द्वारा उसे क्लोरो समीकरण में चेंज किया था और फिर हमने सॉल्यूशन फाइंड किए थे। अब है हमारा विचित्र हल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए। किसी अवकल समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में शेष अचर को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता, अवकल समीकरण का विचित्र हल कहलाता है। हम कोई भी अवकल समीकरण है जिसका व्यापक हल हम फाइंड करते हैं, उस व्यापक हल में कांस्टेंट वैल्यूज भी होती हैं। अगर हम उन कांस्टेंट वैल्यूज को कोई मान देने पर उस अवकल समीकरण का कोई वैल्यूज फाइंड आउट नहीं होती है, यानी विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? अवकल समीकरण का विचित्र हल कहलाता है। तो विचित्र हल होता है कि किसी भी अवकल समीकरण में अचरों को कोई हम विशिष्ट व्यापक हल में शेष अचर को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होने वाला हल उस अवकल समीकरण का विचित्र हल कहलाता है। ठीक है, और विचित्र हल हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने x के लिए और y के लिए हल होने योग्य समीकरण पढ़ी थी, जिसका मेथड भी पढ़ा था और क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। उन दोनों मेथड में जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो वहां हमने एक गुणनखंड को छोड़ दिया था और सिर्फ वही गुणनखंड लिया था जिसमें dp/dx या dp/dy था, और एक गुणनखंड को छोड़ दिया था। वो गुणनखंड वहां हमने छोड़ा था, वो इसलिए वो यहाँ पर यूज में होगा क्योंकि यहाँ पर हम उसका विचित्र हल ज्ञात करेंगे उससे, इसलिए वहां तो हमने छोड़ दिया था लेकिन यहाँ हम उसे सोल्व करेंगे। तो बात यही आती है कि अगर यहाँ हम सोल्व करेंगे तो ये दोनों जो गुणनखंड हमने छोड़ा था वो सिर्फ किसके लिए किस मेथड में छोड़ा था? x और y के लिए हल होने योग्य समीकरण में। तो यानी हमें यहाँ पर जब सोल्व करेंगे इक्वेशंस को तो हम किसके लिए सोल्व करेंगे? y के लिए या फिर x के लिए सोल्व करेंगे, ताकि हमें वो गुणनखंड फाइंड होंगे और उस गुणनखंड से हम विचित्र हल ज्ञात करेंगे। क्लियर है? बाकी आपके क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, व्यापक स्थिति में विचित्र हल निकालने की विधि कि जब हमारे पास किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल है तो उसका विचित्र हल कैसे ज्ञात करेंगे? तो किसी भी अवकल समीकरण के व्यापक हल से विचित्र हल दो विधि द्वारा निकाला जाता है। एक कहलाता है सी विवेचक और दूसरा कहलाता है पी विवेचक। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, सी विवेचक कि जब आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक फलन है जिसमें x भी है, y भी है और एक कांस्टेंट c है। उस फलन का c के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर देंगे। जब इस इक्वेशन का c के सापेक्ष अवकलन करोगे तो एक इक्वेशन आपको ये मिलेगी। इन दोनों इक्वेशन से हम c का विलोपन कर दें तो वो क्या होता है? उसका विचित्र हल, और विचित्र हल दी हुई अवकल समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। आगे बात समझ में। पी विवेचक भी इसी तरीके से, हमारा फंक्शन है एक्स वाई और पी का, इस फाई का पी के सापेक्ष किसके सापेक्ष करेंगे? हम आंशिक अवकलन पी के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इन दोनों से अगर हम पी का विलोपन कर दे तो हमें वो विचित्र हल मिलता है। क्लियर है? अब ये कहाँ पर, ये फंक्शन कैसे होगा एक्स वाई सी का और ये फंक्शन कैसे होगा एक्स वाई पी का, ये आपको क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगी। लेकिन तो ये हो गया कि किसी भी अवकल समीकरण विचित्र हल कैसे निकालते हैं कि व्यापक हल हमारे पास विद्यमान हो और विचित्र हल निकालेंगे। दो विवेचक होते हैं, एक सी विवेचक है और एक पी विवेचक है। सी विवेचक में हमारा फंक्शन है एक्स वाई सी का, उसका सी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और दोनों समीकरण से सी के विलोपन से विचित्र हल फाइंड होता है जो दी हुई अवकल समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। और इसी तरीके से पी विवेचक में भी हमारा फलन है एक्स वाई और पी का, उसका पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे और दोनों समीकरण से जब पी का विलोपन करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा? विचित्र हल मिलेगा। क्लियर है? तो ये थे मेथड की कैसे निकालेंगे विचित्र हल। बाकी आपके क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। नोट है आपका, देखिए, जब किसी प्रश्न में व्यापक और विचित्र हल दोनों ज्ञात करने हो तो सी विवेचक विधि का प्रयोग करना चाहिए, तथा जब केवल विचित्र हल ज्ञात करना हो तो पी विवेचक विधि का प्रयोग करना चाहिए। एक बात, अगर वो आपसे विचित्र हल ज्ञात कराएगा तो वो आपको क्वेश्चंस में इंक्लूड करेगा कि निम्न अवकल समीकरण का व्यापक हल और विचित्र हल ज्ञात कीजिए। उसी कंडीशंस में आपको विचित्र हल ज्ञात करना है। अगर आपका सिर्फ क्वेश्चन ये है
कि हल कीजिए, तो वो यानी आपसे विचित्र हल वगैरह कुछ नहीं निकलवा रहा है, आपको वो इससे पहले जो मेथड पढ़े थे उन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है। वो विचित्र हल निकलवाएगा तो वो आपको क्वेश्चन में इंक्लूड करके देगा कि निम्न अवकल समीकरण का व्यापक हल तथा विचित्र हल ज्ञात कीजिए, तभी हम विचित्र हल निकालेंगे। अगर नहीं दिया है तो विचित्र हल नहीं निकालेंगे। अब अगर आपको क्वेश्चंस में ये दे दिया जाता है कि व्यापक और विचित्र हल दोनों ज्ञात कीजिए, कि निम्न अवकल समीकरण का व्यापक और विचित्र हल ज्ञात कीजिए, तो दोनों ये चीजें इंक्लूड हो तो हम किस विधि का प्रयोग लेते हैं, सी विवेचक से करते हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ यही कहता है कि निम्न अवकल समीकरण का विचित्र हल ज्ञात करो तो हम पी विवेचक विधि का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझिए ना, यदि अवकल समीकरण में p केवल प्रथम घात का हो तो समीकरण के विचित्र हल का अस्तित्व नहीं होगा। अगर हमारी दी हुई अवकल समीकरण में p की घात केवल एक ही है तो उसका विचित्र हल ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर p की घात एक है तो आप इसका जब p के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डेल p ओवर सॉरी इसका p के सापेक्ष अवकलन करने पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ उस कंडीशन से p का मान फाइंड आउट नहीं होगा, और जब अगर p का मान ही फाइंड आउट नहीं होगा तो हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। आगे बस अब इसके एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल है, निम्न अवकल समीकरण का व्यापक हल और विचित्र हल ज्ञात कीजिए। आपको कह रहा है कि इस अवकल समीकरण का हमें व्यापक हल और विचित्र हल सी विवेचक विधि से लेंगे, क्योंकि दोनों ही इंक्लूड किया है। अब वो कैसे करेंगे, ये है हमारी अवकल समीकरण। चूंकि मैंने आपको अभी बताया था कि विचित्र हल किससे ज्ञात करेंगे, हमने x और y के लिए हल होने योग्य समीकरण जब हम इसे सोल्व कर रहे थे तो वहां हमने एक गुणनखंड को छोड़ दिया था, वो गुणनखंड यहाँ यूज आता है विचित्र हल निकालने के लिए। तो यानी आपको जब विचित्र हल निकालना होगा तो आपको मेथड कौन से यूज में लेने होंगे, या तो x वाले या फिर y वाले। तो यहाँ पर जो आपका y है प्रथम घात का है, x भी है, लेकिन y इज इक्वल टू में ले रहे हैं, तो y इज इक्वल टू वैल्यूज ये हो जाएगी आपकी ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy ओवर dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी p को कांस्टेंट रखो, x का करोगे 1 p/2 प्लस x को कांस्टेंट p का करोगे तो dp ओवर dx। नाउ 1/p कांस्टेंट x का करोगे 1, x कांस्टेंट 1/p का माइनस 1/p स्क्वायर dp ओवर dx। ये क्लियर है। नाउ p को इधर ले आइए तो p/2 माइनस के p क्या होंगे, हाफ माइनस के p/2 प्लस 2/p एज इट इज है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, dp ओवर dx। यहाँ से माइनस के p कॉमन लो, जैसे ही माइनस के p कॉमन लोगे ये तो क्या बचेगा, ये 1/2 और माइनस ये क्या हो गया 2/p स्क्वायर। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा, दोनों में से ये वैल्यू कॉमन आउट आ रही है, ले लिया हमने यहाँ पे ना। अब a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो आइदर a बराबर 0 और b बराबर 0। तो a बराबर 0 तो x dp ओवर dx माइनस p इज इक्वल टू 0 और b 1/2 माइनस 2/p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू 0 के बराबर होगी आपको p स्क्वायर क्या मिल गया, 4 मिल गया। क्लियर है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये आपकी वैल्यूज हो गई। नाउ अब ये वैल्यू 0 के बराबर वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए आप, तो dp ओवर p इज इक्वल टू dx ओवर x। एक वैल्यू आपकी इस गुणनखंड से मिल चुकी है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नाउ इंटीग्रेशन करोगे तो log p इज इक्वल टू log x प्लस c, यानी p इज इक्वल टू cx मिल गया है। समीकरण 3 से p का मान किस में पुट करोगे, समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में तो y इज इक्वल टू cx स्क्वायर बाई 2 प्लस 2/c। ये दी हुई अवकल समीकरण का क्या होता है, व्यापक हल होता है जब y के लिए हल होने योग्य समीकरण से सोल्व करते हैं। यहाँ से 2c एलसीएम ले लीजिए तो आपकी ये इक्वेशन मिलेगी, ये या फिर इससे समीकरण 4 क्या है, दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल है। तो ये यहाँ तक का काम तो आपको हर क्वेश्चन में करना होगा। अब बात करते हैं सी विवेचक। इसके बाद आप निकालो, जब व्यापक हल फाइंड कर लेंगे हम उसके बाद निकालेंगे सी विवेचक। क्लियर है, सी विवेचक निकालेंगे और सी विवेचक क्या होगा, जो आपका व्यापक हल है उसका सी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यानी जब आप विचित्र हल निकालेंगे तो आपको यहाँ तक तो व्यापक हल तो आपको निकालना ही है। व्यापक हल निकालने के बाद सी विवेचक निकलेगा कि जो व्यापक हल होगा उसमें सी उपस्थित होगा। देखिए ये इक्वेशन है आपकी, एक्स वाई और सी का फंक्शन है ये।
तो इस व्यापक हल का यानी इस समीकरण 4 का c के सापेक्ष अवकलन करने पर कीजिए c के सापेक्ष c स्क्वायर का 2c एक्स स्क्वायर, c के सापेक्ष कर रहे हैं एक्स वाई सारी वैल्यूज कांस्टेंट है माइनस के 2y, c क्या हो गया y अपॉन में एक्स स्क्वायर, c का ये मान समीकरण 4 में पुट कर दीजिए। जैसे ही समीकरण 4 में पुट करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ चुका है 4x स्क्वायर। अब अगर ये विचित्र हल है तो ये दी हुई अवकल समीकरण को क्या करना चाहिए सोल्व भी करना चाहिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, यहाँ से dy ओवर dx जिसे हम क्या कहते हैं p, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y हो गया 2x, p की वैल्यू क्या हो चुकी है 2। रखो यहाँ पे समीकरण में y तो क्या था 2x इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या निकली थी इसमें जब उसका x के सापेक्ष अवकलन किया था 2 से 2 कैंसिल आउट x प्लस यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल आउट x 2x बराबर है, यानी ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन को क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। तो समीकरण 5 दी हुई अवकल समीकरण को संतुष्ट करती है, इसलिए समीकरण 5 समीकरण 1 का विचित्र हल है। आगे बात समझ में। तो यहाँ तक चूंकि क्वेश्चन में दोनों चीज इंक्लूड की थी कि व्यापक और विचित्र हल ज्ञात कीजिए, इसीलिए हमने सिर्फ सी विवेचक विधि का प्रयोग किया, क्योंकि जब ये दोनों चीज इंक्लूड हो तो हम सिर्फ सी विवेचक विधि का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे, व्यापक हल तो आपको निकालना ही होगा, व्यापक हल निकालने के बाद इस तरीके से सॉल्यूशन होगा, फिक्स है, कोई चेंज नहीं है। अगर हम पीवीएच से बात करते तो देखिए यदि समीकरण 1 व 2 से p का विलोपन किया जाए तो भी विचित्र हल प्राप्त होगा। अगर इस समीकरण 1 से और इस समीकरण से किसकी वैल्यूज निकाली जाए, p का विलोपन किया जाए तो भी किसका मान आ जाएगा हमारे पास, विचित्र हल हमें प्राप्त होगा। क्लियर है, ये था। तो जब क्वेश्चंस में एक साथ इंक्लूड होगी किस अवकल समीकरण का व्यापक और विचित्र हल ज्ञात कीजिए, हम सी विवेचक विधि का यूज करते हैं, अदरवाइज इसका यूज नहीं करते हैं। क्लियर है ये चीज, आगे होगी आप लोगों को समझ में। ये है किसी भी अवकल समीकरण के व्यापक और विचित्र हल निकालने का मेथड। क्लियर है ये चीज ना। अब देखिए आगे, ये तो था। अब आपको क्वेश्चंस में कई चीजें और इंक्लूड होंगी कि निम्न अवकल समीकरण का व्यापक हल, विचित्र हल तथा बाह्य बिंदु पथ भी ज्ञात कीजिए। अब बाह्य बिंदु पथ अगर इंक्लूड होगा तो हमें उसके भी मेथड से हमारे पास, आपको ये चीजें क्वेश्चन में इंक्लूड करेगा। अगर वो विचित्र हल ज्ञात करवाता है बाह्य बिंदु पथ, वो क्वेश्चंस में इंक्लूड करके देगा कि आप ये वैल्यूज उसे फाइंड कीजिए। यहाँ देखिए सबसे पहले डेफिनेशन बाह्य बिंदु पथ क्या है, सी विवेचक तथा पी विवेचक, इन दोनों विवेचकों में अन्य गुणनखंड भी विद्यमान हो सकते हैं जिनसे और भी बिंदु पथ प्राप्त किए जा सकते हैं। सामान्यतः ये बिंदु पथ दिए हुए समीकरण को संतुष्ट नहीं करते, ये बाह्य बिंदु पथ कहलाते हैं। क्या मतलब है, नॉर्मली अगर हम समझे तो सी विवेचक में देखिए यहाँ से आपको सी की वैल्यूज थी जो डायरेक्ट मिल चुकी है, क्योंकि सी में द्विघात समीकरण थी। अगर हमारी ये समीकरण सी में 4 या 3 घात की इक्वेशंस होती तो हमें और भी वैल्यूज मिलती, सिर्फ सी का एक मान नहीं मिलता, एक से ज्यादा मान मिलते। तो सी इसी तरीके से पी विवेचक डिफाइन होता है। पी विवेचक को फाइंड करने के लिए हम दी हुई अवकल समीकरण का पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं और फिर पी का विलोपन करते हैं। ठीक है, तो जब आप इनका, अगर इनमें एक से ज्यादा की घात की वैल्यूज उपस्थित है, सो ये 2 से ज्यादा, 3 है, 4 है, तो हमें उसके एक से ज्यादा गुणनखंड मिलेंगे। अगर एक से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो यानी जो मान है वो भी एक से ज्यादा मिलेंगे। और इनमें से जो ये मान होंगे, ये कुछ मान ऐसे होंगे कि जो दी हुई अवकल समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो यही बिंदु क्या कहलाते हैं, बाह्य बिंदु पथ कहलाते हैं। आगे आप लोगों को समझ में, नॉर्मली मैंने आपको इसी से समझाया था, ये सी में द्विघाती अवकलन क्या, सी का एक मान मिल गया है। अगर हम सपोज करें कि ये सी में 4 घात की इक्वेशंस होती और जब आप इसका अवकलन करते तो सी के एक से ज्यादा मान मिलते, और उनमें से कुछ मान ऐसे होते जो ये मान तो दी हुई अवकल समीकरण को संतुष्ट कर चुका, लेकिन हमें जो और मान मिलते उनमें से कुछ मान ऐसे होते जो दी हुई अवकल समीकरण को संतुष्ट नहीं करते, वही बिंदु क्या कहलाते, बाह्य बिंदु पथ।
तो यही है कि सी विवेचक तथा पी विवेचक, इन दोनों विवेचकों में अन्य गुणनखंड भी विद्यमान हो सकते हैं जिनसे और भी बिंदु पद प्राप्त किए जा सकते हैं। सामान्यतः ये बिंदु पद दिए हुए समीकरण को संतुष्ट नहीं करते, ये बाह्य बिंदु पद कहलाते हैं। क्लियर है? नाउ अब है स्पर्श बिंदु पद। एक वक्र कुल के दो अक्रमागत वक्रों के स्पर्श बिंदु का बिंदु पद वक्र कुल का स्पर्श बिंदु पद कहलाता है। देखिए हम नॉर्मली बात करते हैं, यहाँ पर स्पर्श बिंदु पद P में ही फाइंड होगा, जो हमारा P भी था उसी से फाइंड करेंगे। क्या होता है, आपको यहाँ पर P के गुणनखंड होंगे, उस गुणनखंड में हमें जो P के जो मान है वो कैसे मिलेंगे, एक से दो मान मिलेंगे। अगर ये सपोज करें कि P है, जो दी हुई P का मान दी हुई अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इसका मतलब है कि जो P के मान मिलेंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे, जो किसी वक्र के अनुदिश होंगे। ठीक है, और जब किसी भी बिंदु के हम एक से ज्यादा मान डिफाइन मिलते हैं और जब हम उसे ग्राफ पर डिफाइन करते हैं और जो पॉइंट हमें मिलते हैं वो क्या कहलाता है, वक्रकुल कहलाता है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं एक्स और वाई एक्सिस में, अगर हमारे पास एक्स और वाई के पॉइंट्स हैं और उसे यहाँ ग्राफ पर डिफाइन करते हैं तो जो भी ग्राफ बनता है वो क्या कहलाता है, उसका वक्र कहलाता है। इसी तरीके से कि तो P विवेचक है, वो दी हुई अवकल समीकरण को, उसके मान भी अवकल समीकरण को संतुष्ट करेगा, जिसके दो मान तो मिलेंगे, दोनों मान कैसे होंगे, समान होंगे, जो किसी वक्र कुल के संगत होंगे। ठीक है, तो एक वक्र कुल के दो अक्रमागत वक्रों के स्पर्श बिंदु, दो मान होंगे अलग है, वो क्या कहलाएंगे, स्पर्श बिंदु का बिंदु पद उस वक्र कुल का स्पर्श बिंदु पद कहलाता है। क्लियर है? अब है नोड बिंदु पद। और तो आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में मैंने आपको नोड पढ़ाया था और उभयाग्र भी पढ़ाया था। सिर्फ डेफिनेशन में अगर हम बात करते हैं, वहां वक्र में ही हमने पढ़ा था, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस था। नोड में क्या था, दो मान मिलते हैं, दोनों वास्तविक होते हैं, लेकिन दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। और उभयाग्र ये था कि दो ही मान मिलते हैं, दोनों वास्तविक भी होते हैं लेकिन समान नहीं होते, तो वो उभयाग्र कहलाता है। सेम यहाँ पर भी भैया डेफिनेशन दोनों की सेम है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ वही डेफिनेशन ये फॉलो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे नोड बिंदु पद, सी विवेचक संबंध उन बिंदुओं के बिंदु पद को प्रदर्शित करता है जिनके लिए सी के मान समान हो। सी के ये समान मान नोड के हो सकते हैं, जो वक्र कुल के क्रमागत वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु भी कहलाते हैं। ठीक है ना, सी विवेचक क्या होता है, उन बिंदुओं के बिंदु पद को शो करेगा जिसके लिए सी के दोनों मान क्या होते हैं, समान होते हैं। ये दोनों समान मान नोड के भी हो सकते हैं, जो किसी भी वक्र कुल के वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु भी कहलाता है। और इस प्रकार के बिंदुओं का बिंदु पद ही क्या कहलाता है, नोड बिंदु पद अथवा नोड पद कहलाता है। ये चीज ना, इसी के बाद है हमारे, ये तो हो गया हमारी तीन डेफिनेशन नोड की। अब है हमारी नेक्स्ट की उभयाग्र बिंदु पद। सेम डेफिनेशन ये भी वही फॉलो करता है जो यहाँ पर लिखाई थी। सी विवेचक संबंध उन बिंदुओं के बिंदु पद को प्रदर्शित करता है जिनके लिए सी के मान समान हो, और सी के ये समान उभयाग्र के भी हो सकते हैं, जो वक्र कुल के क्रमागत वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु भी कहलाते हैं। इस प्रकार के बिंदुओं के बिंदु पद को उभयाग्र बिंदु पद अथवा उभयाग्र पद कहलाते हैं। वहां डेफिनेशन में ये था कि मान अलग होते हैं, यहाँ पर भी सेम डेफिनेशन वही आई है जो नोड की आपने पढ़ी है कि सी विवेचक उन्हीं बिंदुओं के बिंदु पद को प्रदर्शित करेगा जिनके लिए सी के दोनों मान क्या हो, समान हो, और वो मान उभयाग्र के भी हो सकते हैं, जो वक्र कुल के क्रमागत वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाते हैं। और इस प्रकार के बिंदुओं का बिंदु पद उभयाग्र बिंदु पद अथवा उभयाग्र पद कहलाता है। यहाँ डेफिनेशन दोनों की सेम है, नोड की और उभयाग्र की, दोनों ही सी के मान पे। वो इसीलिए क्योंकि दोनों से हमें जब वैल्यू डिफाइन करेंगे वो क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएगी। आगे बात समझ में, दोनों में समान होंगे भी वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको बाह्य बिंदु पद क्या कैसे फाइंड करना है, उभयाग्र कैसे फाइंड करना है, सी विवेचक और पी विवेचक। सबसे पहले हम दी हुई अवकल समीकरण है उसका व्यापक हल निकालेंगे। हमारे पास हमारा मेथड है, व्यापक हल निकालेंगे इसका।
व्यापक हल निकालने के बाद उसका सी विवेचक निकालेंगे, और सी विवेचक कैसे निकालते हैं ये अभी मैंने आपको क्वेश्चंस में क्लियर कर दिया था, ठीक है। और फिर हम निकालेंगे पी विवेचक, और पी विवेचक हम कैसे निकालेंगे जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी वहां क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब उसमें उभयाग्र क्या होंगे, नोड क्या होंगे, एनवलोप जो कि हमारा विचित्र हल ही होगा, ठीक है। एनवलोप विचित्र हल भी बोल सकते हो और उसे एनवलोप भी बोल सकते हो क्योंकि एक वक्र को डिफाइन करता है वो। आगे बात है, तो सी विवेचक में जो वैल्यू सिर्फ एक बार आ रही है, ठीक है, वो तो क्या होगी, एनवलोप होगी। जो 2 बार आ रही है वो क्या होगा, नोड पथ होगा। और जो 3 बार आएगी वो उभयाग्र पथ है। 3 बार का मतलब ये नहीं कि 3 बार रिपीट हो रही है, 3 बार का मतलब है सपोज करो एक्स क्यूब है, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, ये हो गया है, ठीक है ना, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ देखिए एक्स माइनस 2 का होल क्यूब 3 बार वैल्यूज हो चुकी है, यानी ये उभयाग्र है। नोड पथ जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 2 बार है तो ये नोड पथ, ठीक है। तो सी विवेचक में एनवलोप होगा जो 1 बार वैल्यू जा रही है, नोड पथ होगा जो 2 बार है, और उभयाग्र होगा जो 3 बार आएगी। पी विवेचक में जो 1 बार आ रहा है वो ही एनवलोप है, 2 बार जो आ रहा है वो स्पर्श बिंदु पथ है, और 1 बार जो आ रहा है वो उभयाग्र पथ होगा। अब यहाँ इन दोनों चीजों में देखिए, हम व्यापक हल से सी विवेचक ज्ञात करेंगे, पी विवेचक मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगी कि कैसे फाइंड आउट करना है। पहले यहाँ समझ लीजिए, यहाँ देखिए इसमें भी एनवलोप 1 बार और इसमें भी एनवलोप 1 बार, यानी सी विवेचक और पी विवेचक में जो वैल्यू सिर्फ 1 बार आ रही है, ठीक है, वो दी, और वो क्या होना चाहिए, दी हुई अवकल समीकरण को संतुष्ट भी करनी चाहिए, तो वो क्या होगी, उस अवकल समीकरण का विचित्र हल। यानी ये दोनों वैल्यू सी विवेचक और पी विवेचक में जो विचित्र हल होगा वो सेम होगा जो 1 बार आ रहा है। क्लियर है। उभयाग्र देखिए यहाँ 3 बार और यहाँ 1 बार, सी विवेचक और पी विवेचक में सेम ही होंगे उभयाग्र पथ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि पी विवेचक में वो सिर्फ 1 बार आएगा और सी विवेचक में 3 बार आएगा। क्लियर है। नोड पथ और स्पर्श बिंदु पथ दोनों के अलग अलग है, इसमें 2 बार आएंगे और इसमें 2 बार। तो अगर हम यही बात करें तो सी विवेचक और पी विवेचक में एनवलोप और उभयाग्र पथ दोनों वैल्यू सेम होंगी, सिर्फ नोड और स्पर्श बिंदु पथ अलग होंगी। अगर आ रहे हैं तो लिख देंगे, नहीं आ रहे हैं तो नहीं लिखेंगे। लेकिन जब दोनों में 1 बार आ रहा है वो विचित्र हल होगा जो दी हुई अवकल समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। उभयाग्र जो सी में तो 3 बार और पी में 1 बार, वो उभयाग्र होगा। तो यानी सिंपल फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम दी हुई अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालेंगे, फिर सी विवेचक निकालेंगे और फिर पी विवेचक निकालेंगे। इतना काम करने के बाद हम रिजल्ट देंगे क्या विचित्र हल है क्या उभयाग्र पथ है, वो उन दोनों समीकरण से देंगे। अगर जो वैल्यूज आ रही है उसे हम रिजल्ट में लिख देंगे और जो नहीं मिल रही है उसे हम उसमें नहीं लिखेंगे। क्लियर है। तो ये तो आपकी थ्योरी थी जो आपकी क्लियर हो चुकी है। क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कल कराऊंगी इसके, लेकिन इस थ्योरी को अच्छे से पढ़कर समझ लीजिएगा।